हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये सीरीज़ चली है सोशल साइंस की। इससे पहले 20 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आज की वीडियो में ये दूसरी वीडियो है जिसमें 20 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। ये पूरा एक पेपर है, पेपर करते हुए चलेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 60 क्वेश्चन आते हैं, तो सिर्फ उन 60 क्वेश्चन को हम 20-20 में डिवाइड करके पढ़ेंगे। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वाई आर पोल्स कवर्ड विद स्नो। जो हमारे ध्रुव हैं वो बर्फ़ से क्यों ढके हुए होते हैं। इसका मेनली मतलब सिंपल सा रीज़न रहता है कि जो इक्वेटर से इंसुलेशन है, इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा रहता है और वह घटता जाता है जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते जाते हैं। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन, इंसुलेशन का मीनिंग होता है टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है वो घटता जाता है जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ते हैं। क्यों घटता है? क्योंकि सन की जो रेज होती है वो इक्वेटर पर परपेंडिकुलर पड़ती है, यानी सबसे ज़्यादा गर्मी होती है इक्वेटर पर। इक्वेटर क्या होता है, इक्वेटर देख लेते हैं। जैसे ये हमारी अर्थ है, अर्थ को इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाला एक लैटिट्यूड है इक्वेटर, 0 डिग्री पर होता है। अब हम जब इस इक्वेटर से पोल होते हैं बिल्कुल यहाँ पर, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, जब हम इस इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते हैं आगे को, तो जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता चला जाता है। इसीलिए क्या होता है, हमारे जो पोल्स हैं वो ढके हुए होते हैं बर्फ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैनेजमेंट अरेंजमेंट ऑफ द लेयर। लेयर का हर बार एक क्वेश्चन आता है, तो इसको एक बार ट्रिक से पढ़ लेते हैं। इस ट्रिक को आप याद रखेंगे, TSMTE। यानी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि पहले कौन सी लेयर आती है, स्ट्रेटोस्फेयर आती है, ट्रोपोस्फेयर आती है, बहुत कन्फ्यूजन बना रहता है। इवन मेरे को भी बना रहता है। तो इसको एक ट्रिक से याद करते हैं, TSMTE। अब आप, लेकिन ये ट्रिक तो है, लेकिन आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखेंगे कि इस क्वेश्चन में बोला गया है, व्हेन अ रॉकेट रिटर्निंग टू द अर्थ। अब एक रॉकेट है, एक अर्थ में आ रहा है, यानी एंटर कर रहा है, एक रॉकेट अर्थ में एंटर कर रहा है। तो ये जो TSMTE वाली ट्रिक है वो उल्टा हो जाएगी, ETMST। यानी जब अर्थ से बाहर जाएंगे तो TSMTE होगा, और जब कोई चीज़ अर्थ के बाहर से अर्थ के अंदर आ रही है तो इसको उल्टा कर देंगे। यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। विंड के ऊपर 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको बतानी है कौन सी करेक्ट है। एयर मूव्स फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर एरिया, ये यहीं पर ही गलत हो गया क्वेश्चन। जो एयर होती है ना वो आपकी हाई से लो जाती है, ना कि लो से हाई। तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट गलत हो गया। बी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड। यानी जो अर्थ की रोटेशन है वो अपनी जो एक्सिस पर घूमती है तो वो भी अफेक्ट करता है हवाओं को। ये बिल्कुल करेक्ट है। अर्थ की जो डायरेक्शन, यानी किस डायरेक्शन में अर्थ घूम रही है वो अफेक्ट करेगा हवाओं को। ये ठीक है। सी स्टेटमेंट क्या होती है, स्पीड ऑफ विंड नियर अर्थ सरफेस गेट अफेक्टेड बाय फ्रिक्शनल फोर्स। ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो हवाएं होती हैं वो अर्थ के सरफेस से भी अफेक्ट होती हैं, अर्थ के सरफेस पे कितना फ्रिक्शनल फोर्स है उससे भी। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो खुला एरिया होते हैं वहाँ पर हवा ज़्यादा तेज़ चल सकती है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी उसका ऑब्स्टेकल नहीं होता। और जो फ्रिक्शनल, यानी फ्रिक्शनल का मतलब कहता है रुकावट। रुकावट, अब जो शहरी या फिर बिल्डिंग वाले एरियाज़ होते हैं वहाँ पर हवा इतना फील नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर बिल्डिंग से हवा टकराती है और डिवाइड हो जाती है, मतलब बट जाती है हवा, इतना फील नहीं होती। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। 54 क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट A, B, C, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर आपको एक सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है कि जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो एक घाटियों के पास, रिवर वैलीज के पास पनपना शुरू हुआ। ये बिल्कुल करेक्ट है कि जो सारी सभ्यताएं सब रिवर के पास से शुरू हुई हैं। उसके बाद स्टेटमेंट बी कहती है, द नेचुरल कंडीशन डू नॉट मैटर वाइल सेलेक्टिंग एन आइडियल साइट फॉर सेटलमेंट। यानी एक अच्छी जगह देखने के लिए, सेटल होने के लिए आपको नेचुरल कंडीशन मैटर नहीं करती। बिल्कुल गलत है। कैसे मैटर नहीं करेंगी? अब आप देखो कि जो लोग बाहर से आते हैं, यानी जो फॉरेनर होते हैं, मतलब जो ठंडे एरिया से लोग हमारे कंट्री में आते हैं, तो वो ज़्यादातर हमारे जो टेम्परेचर है हमारे यहाँ का उसको ज़्यादातर लोग सहन नहीं कर पाते या फिर उनको सूट नहीं होता। तो अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग नेचुरल कंडीशंस होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप एक अच्छी जगह देख रहे हैं तो नेचुरल कंडीशन वहाँ की नहीं देख रहे हैं, नहीं। रेगिस्तान में जाके आप नहीं रह सकते, वहाँ की नेचुरल कंडीशन आप देखेंगे। यहाँ पे जो बंदा रहता है वो, उसको अगर रेगिस्तान में जाके छोड़ दिया हो तो वो क्या होगा, नहीं रह पाएगा। ये तो स्टेटमेंट यही गलत हो गई है। स्कैटर्ड सेटलमेंट आर फाउंड इन सिटी, ये बिल्कुल गलत है।
कि जो बिखरी हुई व्यवस्था है वो हमारी क्या सिटीज़ में पाई जाती है। तो ये भी गलत है। इसकी सिर्फ एक स्टेटमेंट सही होगी, ए वाली, जो रहन सहन है वो घाटियों के पास है, रिवर्स के पास से ही शुरू हुआ है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स। तो आपको चार ये ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शंस में ये चार मिनरल्स के एग्जांपल दे रखे हैं और पूछा गया इनमें से कौन कौन सा मिनरल है। ये चारों ही मिनरल्स हैं, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी आर मोर सुटेबल। यानी मैदानी जो देश हैं उनमें सबसे अच्छी सुटेबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो सकती है, जो नेचुरल इन्वायरमेंट को भी क्या करे, हेल्प करे प्रोटेक्ट होने में। अब विंड और सोलर जो हैं आपका न्यूक्लियर और गैसेस तो प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है ना, कई गैसेस हार्मफुल भी होती है, तो वो इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर पाएंगी। तो सी और डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इसका सी ऑप्शन करेक्ट मानेंगे, जिसमें सी और डी क्या है, नेचुरल प्रोटेक्शन को भी देखकर चलेंगे। 57 क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट प्लांटेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। अब आपको प्लांटेशन के रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट दे रखी है। प्लांटेशन इज अ टाइप ऑफ मिक्स फार्मिंग, ये बिल्कुल गलत है। मिक्स फार्मिंग एक टाइप है प्लांटेशन का, ना कि प्लांटेशन मिक्स फार्मिंग के अंदर आता है। ठीक है, तो प्लांटेशन के अंदर मिक्स फार्मिंग आती है, तो मिक्स्ड फार्मिंग प्लांटेशन के अंदर नहीं आती। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत होगी। इसने क्या करा कि ना प्लांटेशन इज अ टाइप, प्लांटेशन को ही मिक्स्ड फार्मिंग का टाइप बता दे। नहीं, जो प्लांटेशन एक ब्रॉड कंसेप्ट है और मिक्स फार्मिंग उसका छोटा सा एक टाइप है। तो बी, ये तो गलत हो जाएगा ए वाला। बी कहता है मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। जो ज़्यादातर प्लांटेशन पाई जाती है वो मैदानी इलाकों में पाई जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ओनली बी इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजुडाइज स्टेटमेंट। जो प्रेजुडाइज स्टेटमेंट है वो, यानी प्रेजुडाइज मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट कौन सी है। पीपल इन रूरल एरिया प्राइमरी एंगेज इन एग्रीकल्चर, यानी जो गाँव के लोग होते हैं वो सबसे पहला काम उनका क्या होता है, एग्रीकल्चर ही होता है, यानी अधिकतर लोग एग्रीकल्चर में ही व्यस्त होते हैं, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट है। और दूसरा कहता है पीपल फ्रॉम रूरल एरिया कैन नॉट स्पीक गुड इंग्लिश, ये गलत है। ऐसा नहीं है कि गांव के लोग अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते, ये तो बिल्कुल नेगेटिव स्टेटमेंट आ गई है। और सी भी पे पढ़ लेते हैं इसको। हार्वेस्टिंग सीजन इन रूरल एरिया इज़ द मोस्ट बिजी टाइम। जो कटाई का समय होता है वो गांव के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बिजी टाइम होता है, ये बिल्कुल करेक्ट मतलब स्टेटमेंट है, ये कोई इसमें नेगेटिवनेस नहीं दिख रही है। पीपल इन रूरल एरिया मोस्टली लिव इन जॉइंट फैमिलीज़, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जो रूरल एरियाज़ के जो पीपल्स होते हैं यानी लोग होते हैं वो ज़्यादा जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो इसमें जो नेगेटिव स्टेटमेंट जा रही है वो बी ही जा रहा है, तो यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स शो एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी। यानी ये एक्सेप्टेंस वर्ड जो है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। ये सीधे से तो सिंपल पूछ रहा है कि जो स्टेटमेंट है ये डाइवर्सिटी को कौन कौन एक्सेप्ट मतलब एग्री करती है। तीन स्टेटमेंट दे रखा है कि कौन कौन सी डाइवर्सिटी के हित में है। तो इंक्लूडिंग मोर लैंग्वेज इन 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल ठीक है कि जो 8th शेड्यूल है वो उसमें अधिकतर कितनी लैंग्वेज बोली गई है, 21 भाषाएं, 21 या 22 भाषाएं हमारे बताई गई हैं। और बी कहता है बिल्डिंग शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस टू बी रन बाय ट्रेडर ऑफ स्पेसिफिक कम्युनिटीज़। नहीं, ये बिल्कुल कहता है कोई मतलब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलने से डाइवर्सिटी थोड़ी ना एक्सेप्ट हो जाएगी। सी स्टेटमेंट कहती है गिविंग एडमिशन इन अ स्कूल टू चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ये बिल्कुल करेक्ट है। अलग अलग सामाजिक ग्रुपों से जो है आप एडमिशन देंगे तो बच्चों का भी सोशलाइजेशन होगा। तो ए एंड सी आर करेक्ट, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60। अंडर द सुपरविजन ऑफ विच बॉडी डज द ग्राम पंचायत वर्क। यानी जो ग्राम पंचायत है किसके अंडर काम करती है, वो ग्राम सभा के अंडर काम करती है। आगे चलते हैं। विच हु फिक्स द मिनिमम वेजेस टू बी पेड टू एग्रीकल्चर लेबर एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर इन इंडिया। यानी जो ये कंस्ट्रक्शन वर्कर है और एग्रीकल्चर लेबर के मिनिमम वेजेस कौन सेट करती है कि कितना इनको देना चाहिए, तो वो आप करती है स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में होता है। ना वो विलेज पंचायत करती है ना डिस्ट्रिक्ट पंचायत करती है, वो कौन काम करती है सेट करने का वेजेस को, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये ई मिस प्रिंट हो गया है, ये जो ई है ना ये ई नहीं है, ये सी एंड डी है, तो सी और डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम विद द पुटिंग आउट
सिस्टम ऑफ मार्केट, व्हाट इज़ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ, यानी कि जो ये मार्केट व्यवस्था है इसमें सबसे ज़्यादा मेजर या कॉमन प्रॉब्लम क्या देखी जाती है? इसमें देखी जाती है वीवर आर पेड लेस बाय मर्चेंट्स एज दे हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट रेट, यानी जो बुनकर लोग होते हैं ना उनको कम पैसा पे किया जाता है। कंपैरिजन किस लिए कम पैसा पे करते हैं? क्योंकि उन्हें मार्केट की इतनी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच अमंग द फॉलोइंग विल हेल्प जनरेट मोर सिक्योर मीन्स ऑफ अर्बन लाइवलीहुड, यानी जो इसमें आपको 4 दे रखे हैं ऑप्शन, इसमें बता रखा है कि कौन सा ज़्यादा लाइवलीहुड को जनरेट करता है, सिक्योर मीन्स ऑफ अर्बन यानी शहरी इलाकों में कमाई का सबसे ज़्यादा जरिया कौन सा है? तो ए आ जाएगा रिमूविंग द लॉ दैट बैन स्ट्रीट वेंडर्स, यानी ऐसा कौन सा लॉ है जो मतलब सबसे ज़्यादा सिक्योर नहीं है किन के लिए? आपके अर्बन लाइवलीहुड के लिए। तो जो ये स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं इन लॉज को अगर हम बैन कर दें, रिमूव कर दें, तो क्या होगा? हम अर्बन लाइवलीहुड को बढ़ावा दे सकेंगे। ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, अ पर्टिकुलर एरिया फ्रॉम विच ऑल द वोटर्स लिविंग देयर एंड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड, यानी जहाँ पर हम एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर वोट डाले जाते हैं, वोटर आर लिविंग, वोट डालने की बात नहीं कह रहा, ये कह रहा है वोटर लिविंग देयर चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो जहाँ वोट डाले जाते हैं वो तो पोलिंग बूथ होता है, बाकी जहाँ वोटर मतलब वोटर लिविंग यानी जब एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे लोग रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? वार्ड और कंस्टिट्यूएंसी। इसका बी और सी करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी एंड सी इज करेक्ट। आगे चलेंगे। क्वेश्चन 65, द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेट एक्ट 1929 हैड द फॉलोइंग प्रोविजन, जो 1929 का एक्ट था चाइल्ड मैरिज को लेकर, उसमें मतलब क्या क्या एज थी लड़कों की और लड़कियों की? सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि 14 ईयर्स नो वुमेन बिलो, इस एक्ट में क्या था मतलब कोई भी वुमेन या कोई भी लड़की 14 साल से कम उम्र में शादी नहीं करेगी। नो मैन बिलो 18 ईयर्स, यानी एक एज फिक्स कर दी थी, लड़कियों की 14 और लड़कों की 18। अब क्या है, इसको बदल के अब कितना कर दिया गया है? 18 और 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीन बाय द फ्रेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट, किस बिहाफ पर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक जीवित डॉक्यूमेंट बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सी ऑप्शन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस ऑफ पीपल एंड हैज़ रियल मीनिंग इन देयर लाइव्स, यानी हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा फ्लेक्सिबल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कि ना हम इसको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, इतना मतलब हम लोग खुद नहीं कर सकते, एक पूरा प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें बदलाव किए जा सकते हैं लोगों के सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67 पर चलते हैं। विच पार्ट इज नोन एज कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आत्मा कह लीजिए, जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, उसकी आत्मा किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन, सबसे इजी है, बच्चों को रट भी जाता है ये क्वेश्चन। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो हमें क्या बोलते हैं? उसको मूलभूत या फिर आत्मा बोलेंगे किसकी? भारतीय संविधान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएट विद क्रिमिनल लॉ इन इंडिया, यानी अब आपको स्टेटमेंट दे रखी है, वो आपको कौन सी स्टेटमेंट एसोसिएट करती है क्रिमिनल लॉ ऑफ इंडिया से? तो भारत के क्रिमिनल लॉ से कौन सी पहली स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं? केस इज फिल्ड इन द कोर्ट आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द क्राइम। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, जब केस तभी आपके अगेंस्ट में दर्ज किया जाएगा जब पूरी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी आपके अपराध के रिगार्डिंग। बी स्टेटमेंट कहती है डील्स विद कंडक्ट और एक्ट दैट आर ऑफेंस इन द आइज ऑफ द लॉ, यानी आपने कुछ ऐसा किया हो जो कानून की नज़रों में जुर्म हो, ऑफेंस माने जुर्म। एंड सी इज अ पेटिटेशन हैज़ टू बी फिल्ड बिफोर द कोर्ट बाय द अफेक्टेड पार्टी ओनली, ये गलत हो जाएगा। जो पेटिटेशन लॉ है वो कैसे पहले ही आप फिल कर देंगे कोर्ट में, यानी ये गलत हो गया। यानी ये कहता है पेटिशन हैज़ टू बी फिल्ड बिफोर द कोर्ट बाय द अफेक्टेड पार्टी ओनली, यानी आप पहले कैसे, कोर्ट से पहले कैसे आप इसको फिल कर सकते हैं, यानी ये गलत हो गया। यहाँ पे बिफोर द कोर्ट ये स्टेटमेंट गलत आ गई है, तो इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ओनली ए एंड बी।
क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी। यानी इसका हिंदी मीनिंग हो गया, जब एक्ट था एससी और एसटी को लेकर 1989 का, अत्याचार निवारण कह देंगे इसको। एट्रोसिटीज़ मतलब अत्याचार, अत्याचार पर रोक में के रिगार्डिंग, यानी इसमें आपको 4 स्टेटमेंट दे रखी है, कौन सी आपकी करेक्ट है। इट इज़ एन अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? क्योंकि जो आपका आर्टिकल 17 है वो आपका अनटचेबिलिटी को लेकर है, ना कि एससी एसटी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को लेकर। सो ए तो गलत हो गया। अब बी वाला देखते हैं। इट हैज़ अ लिस्ट ऑफ क्राइम दैट आर आइडेंटिफाइड एज अ मोड ऑफ ह्यूमिलिएशन। बिल्कुल ठीक है, ये एक लिस्ट है, ये जो मानवतावाद के मतलब मानवतावाद के साधनों को आइडेंटिफाई पहचानती है। लिस्ट ऑफ क्राइम यानी इसमें जो आपकी पिछड़ी जनजातियों को लेकर क्राइम्स हैं वो एक लिस्ट है उसकी। ये बिल्कुल सही है। 1989 का ये एक्ट एक तरह से लिस्ट है। सी देखते हैं। इट हैज़ अ लिस्ट ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन फ्रॉम ट्राइब एंड दलित कम्युनिटी। बिल्कुल करेक्ट है। पिछड़ी जनजातियों का या फिर जो ट्राइबल्स की वुमेन्स हैं उनके लिए भी एक क्राइम्स की एक लिस्ट है कि उनके क्या उनके अकॉर्डिंग मतलब उनको कैसे पीड़ित किया जाता था, कैसे क्या अपराध होते थे, उसकी एक लिस्ट है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इट हैज़ अ लिस्ट ऑफ एक्शन दैट डिस्पोज दलित एंड आदिवासीज। यानी ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यानी ये एक लिस्ट है, अगर आप उन्हें कुछ भी परेशान करेंगे तो एक्शंस की लिस्ट है कि आप कैसे उन पर मतलब जो पीड़ितों को परेशान, ये जो दलित वगैरह को परेशान करते हैं उन पर कैसे आप क्या करेंगे कि ये क्या हो गया कि कैसे आप उस पर एक्शन लेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 70 क्वेश्चन और हमारी वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग नैरेटिव इन स्कूल अदर चिल्ड्रन मेड फन ऑफ अस वी स्पोक संथाली एट होम एंड डिड नॉट नो हिंदी। यानी एक ये स्टेटमेंट दे रखी है, इसमें बोला गया है कि जो नैरेटर है इन अ स्कूल उसको क्या करा, उसका मजाक उड़ाया जाता है। किस लिए मजाक उड़ाया जाता है? क्योंकि वो संथाली बोलता है घर पर और वो हिंदी नहीं जानता, तो स्कूल में भी वो क्या करता है कि संथाली ही बोलता है और बच्चे क्या करते हैं उसका मजाक उड़ाते हैं। तो जो स्पीकर है वो किस चीज़ को सब्जेक्टेड यानी किस चीज़ का विषय को डिनोट कर रहा है? तो ये जो विषय डिनोट कर रहा है ये मार्जिनलाइजेशन है। मार्जिनलाइजेशन इसलिए है क्योंकि मार्जिनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपको ना एक तरह से किनारा दे दिया जाए, आपकी एक यूनिकनेस को किनारा दे दिया जाए। आपको मतलब अपने अंदर कोई भी बच्चा है, कोई भी ग्रुप है, कोई भी सोशल ग्रुप है, आपको अपने अंदर मर्ज ना करे, किनारा दे दिया जाए, तो ये क्या होता है? मार्जिनलाइजेशन है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं हम इसको। सोशलाइजेशन क्या होता है? किसी को भी अपने ग्रुप में एंटर करना, सोशलाइज करना। रेडिकलाइजेशन यानी किसी को भी रंग भेद के ऊपर अफेक्ट करना। संस्कृताइजेशन होता है कि पूरा कास्ट और ट्राइब के ऊपर अफेक्ट करना। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर यही 70 रहेगा। तो कोई फ्रेंड्स आपको अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही तैयारी करते रहें मेहनत से। गुड बाय फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।